मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड यानी समान शिक्षा संहिता लागू किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट घोषणा करे कि आर्टिकल 29 और 30 में जो अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है वह सब अधिकार बहुसंख्यकों को भी है। वर्तमान समय में राज्य सरकारें मदरसा और मिशनरी स्कूल को मान्यता देती हैं, लेकिन गुरुकुल और वैदिक स्कूल को मान्यता नहीं देती। बहुत सारी राज्य सरकारें मदरसा और मिशनरी स्कूल को फंडिंग भी करती हैं, लेकिन राज्य गुरुकुल और वैदिक स्कूल को एक पैसा नहीं देती हैं। मदरसा और मिशनरी स्कूल के बच्चे आईएएस की परीक्षा में बैठ सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन गुरुकुल और वैदिक स्कूल के बच्चे आईएएस में नहीं बैठ सकते। ये पूरी तरीके से आर्टिकल 29-30 का उल्लंघन है। इसलिए केंद्र सरकार तत्काल एक यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड यानी समान शिक्षा संहिता बनाए और सुप्रीम कोर्ट यह घोषणा करे कि जो अधिकार आर्टिकल 29-30 में अल्पसंख्यकों को है वह सब अधिकार बहुसंख्यकों को है। इसका मतलब बहुसंख्यकों को भी अपनी भाषा सुरक्षित करने, अपनी लिपि सुरक्षित करने, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। बहुसंख्यकों को भी अपना स्कूल खोलने का अधिकार है, गुरुकुल खोलने का अधिकार है, वैदिक स्कूल खोलने का अधिकार है। और केंद्र और राज्य सरकारें गुरुकुल, वैदिक स्कूल, मदरसा और मिशनरी स्कूल में कोई भेदभाव नहीं करेंगी, एकदम बराबर तरीके से उनको मान्यता देंगी। जो मान्यता मदरसा और वैदिक स्कूल को रहेगा वही मान्यता गुरुकुल को भी रहेगा, वही मान्यता मिशनरी स्कूल को भी रहेगी। भारत में कम से कम 5 करोड़ माता पिता अपने नशेड़ी, शराबी और जुआरी बेटों से परेशान हैं। लगभग इतनी ही पत्नियां नशेड़ी, शराबी, जुआरी पतियों से परेशान हैं। करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां अपने पिता से परेशान हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं। भारत के संविधान में स्पष्ट इसका प्रावधान है आर्टिकल 47 में कि भारत को शराब मुक्त बनाया जाए। चरस, गांजा, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, इसके कारण दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। और जितना हमें इससे टैक्स मिलता है उससे कहीं ज्यादा सरकार को खर्च करना पड़ता है लोगों के हेल्थ के ऊपर। बिहार जैसा राज्य जहां पे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, एक गरीब राज्य माना गया है, अगर वो शराबबंदी कर सकता है तो पूरे देश में शराबबंदी हो सकती है। नेहरू जी यही चाहते थे, पटेल यही चाहते थे, बाबा साहब अंबेडकर यही चाहते थे, गांधी जी यही चाहते थे कि हमारा देश शराब मुक्त हो, नशा मुक्त हो। और संविधान सभा में इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई थी। उस लंबी चर्चा के बाद यह तय हुआ था कि हम देश को शराब मुक्त और नशा मुक्त बनाएंगे। कुछ राज्यों ने शराबबंदी किया है लेकिन नशाबंदी नहीं किया है। आप शराब बंद कर दीजिए लेकिन दूसरे और अलाउ कर दीजिए, या आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बंद कर दीजिए, शराब अलाउ कर दीजिए। मुझे लगता है ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको पूरी तरीके से जितने भी नशे की चीजें हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शराब, बियर, अफीम वगैरह तो पहले से भी नशा माना गया, प्रतिबंधित है। तो मुझे लगता है कि ये जो 21 दिन है इसमें लोग बिना नशे के रहना सीख लिए हैं। और मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि 21 दिन के अंदर बुरी आदतें छोड़ी जा सकती हैं। ये 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इस 21 दिन में लोगों ने शराब के बिना, चरस के बिना, भांग के बिना, गांजा के बिना, अफीम के बिना, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे के बिना रहना सीख लिया है। इसलिए मेरा तो यही मत है कि अब सीधे राज्यों के ऊपर न छोड़ा जाए, बल्कि केंद्र सरकार अब भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त देश घोषित करे। हमारी परंपरा भी यही रही है, संवैधानिक ड्यूटी भी सरकार की यही है कि भारत को नशा मुक्त बनाए, शराब मुक्त बनाए। नशा मुक्त होगा देश, शराब मुक्त होगा, बीमारियां कम होगी, इस आयुष्मान योजना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शराब मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं दुनिया भर के,
वो कम होंगे, रोड एक्सीडेंट कम होंगे, रेप कम होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस कम होंगे, रोड रेज के केसेस कम होंगे। सबसे बड़ी बात यह कि माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, कुपोषण की प्रॉब्लम, वो कम होगी। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो एक व्यक्ति गरीब है, जो मान लीजिए दिन में 300 रुपए कमाता है और शाम को अगर उसमें से 200 रुपए वो शराब के ठेके पे दे के आएगा, तो उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। नशा मुक्त होगा, शराब मुक्त होगा, तो 300 रुपए कमाएगा, तो 300 रुपए उसके घर में आएगा, उसके बाल बच्चों का जीवन अच्छा होगा, परिवार का जीवन अच्छा होगा। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि अब केंद्र सरकार एक सबसे कंसल्ट कर ले, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के बात कर ले। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनसे सलाह ले ले और अब भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त देश घोषित करे। भारत और भारतीय संस्कृति को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। और हमारे देश की 90% समस्याओं का मूल कारण भी करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ये जितने चरमपंथी जमातें चल रही हैं, सब हवाला के जरिए चलती हैं, काले धन से चलती हैं। आप सोचिए कि अगर हम एक 100 गज का घर बनाते हैं, उसमें भी जो सरकारी कर्मचारी हैं आते हैं, वो नक्शा देखते हैं, लाइसेंस देखते हैं, दुनिया भर के और पेपर चीजें चेक की जाती हैं। निजामुद्दीन में इतनी बड़ी मरकज बन गई और कुछ किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि मरकज वालों ने सरकारी कर्मचारियों को घूस खिलाया। जो भी सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने नीचे से ऊपर तक सबको घूस खिलाया, तभी इतनी बड़ी यहां पे मस्जिद बन गई। अदरवाइज इलीगल मस्जिद कैसे बन जाती? इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे वो जमातें जो चल रही हैं, या जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, या जितनी घुसपैठ होती है, या जितना धर्मांतरण होता है, ये सब कहीं ना कहीं करप्शन के कारण है। इन सब का रूट काज करप्शन है। और करप्शन अगर खत्म नहीं किया गया तो न भारत बचेगा, न भारतीय संस्कृति बचेगी। दुर्भाग्यवश आज भी हमारे पास जो कानून है भ्रष्टाचार विरोधी, वो दुनिया के सबसे घटिया कानूनों में से एक है। कोई ऐसा कानून नहीं है जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है जिसमें आजीवन कारावास की सजा हो और 100% प्रॉपर्टी सीज करने का प्रोविजन हो। एक भी कानून नहीं है। जबकि दुनिया के कई देशों में काला धन रखने, बेनामी प्रॉपर्टी रखने, आय से अधिक संपत्ति रखने पे लाइफ टर्म होता है, आजीवन कारावास होता है और 100% चल अचल संपत्ति जब्त की जाती है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को बदलने की बहुत जरूरत है। नहीं तो ये जो जमातें चल रही हैं, जो चरमपंथी जमातें हैं, जो ये कट्टरपंथी मदरसे हैं, जो ये चरमपंथी ईसाई मिशनरियां हैं, इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगी। न भारत बचेगा, न भारतीय संस्कृति बचेगी।